हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और इससे आगे वाला जो चैप्टर हमारा 10.4 उसमें हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। यानी आप समझ चुके हैं कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणनफल और दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास यहां पर कोई दो सदिश हैं। एक सदिश हमारे पास ये ए सदिश है और दूसरा हमारे पास ये बी सदिश है। और दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा ये थीटा है। ठीक है। तो उस स्थिति में दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग जो है यानी डॉट प्रोडक्ट को ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा से निरूपित करते हैं फर्स्ट। ठीक है। यानी ए डॉट बी का मतलब है दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा इस प्रकार से लिखते हैं। अब रही बात कि सर ऐसा क्यों लिखा, तो ये जब हम इसका ज्यामितीय निरूपण हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे अलग से। दूसरी बात देखिए, जब भी हम किसी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो हमें कोई अचर यानी कांस्टेंट प्राप्त होगा। जब भी हम किसी सदिश का जो दूसरा सदिश है यानी बी सदिश इसका परिमाण निकालेंगे तो कोई कांस्टेंट राशि प्राप्त होगी। ठीक है। और कोस थीटा इसका थीटा के किसी भी मान के लिए आप लोग कोस थीटा का रिजल्ट निकालेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो निष्कर्ष है वो ये है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का परिणाम परिणाम लिख देते हैं एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में जो भी प्राप्त होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि जब भी आप ए सदिश का परिमाण निकालेंगे एक कांस्टेंट आएगा, बी सदिश का परिमाण निकालेंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा, और थीटा के किसी भी मान के लिए कोस थीटा का मान एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, एक रियल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड। जब थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले लें, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, यानी फर्स्ट में जब हम थीटा का मान 90 डिग्री ले तो 90 डिग्री ले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दो सदिश हमने लिए हैं, एक ए सदिश और दूसरा बी सदिश, इनके बीच का ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया अर्थात
ए सदिश और बी सदिश लंबवत है, लंबवत है, ठीक है। जब भी दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, उस स्थिति में ए सदिश और बी सदिश लंबवत होंगे। तो देखिए जब भी लंबवत होते हैं तो क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको देखिए यहां से ए का परिमाण बी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 का मान आपको पता है 0 होता है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण और यहां पे मल्टीप्लाई 0 से किया तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, बराबर 0। तो जब भी दो सदिश लंबवत होंगे तो ए डॉट बी हमें 0 प्राप्त होगा। बट यहां पे एक आपको बात याद रखनी है स्पेशल, लेकिन जो है लंबवत की स्थिति में, लेकिन ए सदिश 0 नहीं होना चाहिए और बी सदिश जो है वो भी 0 सदिश नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखें स्पेशल केस कि भाई लंबवत तभी होंगे जब ए सदिश और बी सदिश ये नहीं क्या नहीं हो, 0 सदिश नहीं हो। बोला सर 0 सदिश क्यों ना हो? देखिए भाई आप लोगों ने चैप्टर 10.1 में शून्य सदिश पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और शून्य सदिश का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, शून्य सदिश का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, उसमें हम दिशा का निर्धारण नहीं कर पाते शून्य सदिश में। और डॉट प्रोडक्ट में हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। देखिए कोस थीटा, तो जब हमारे पास दिशा का निर्धारण ही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये लंबवत सदिश है, ठीक है। फिर से समझिए कि भाई ए सदिश और बी सदिश का मान आप 0 नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर, क्योंकि शून्य सदिश के अंदर दिशा का निर्धारण नहीं होता। तो लंबवत की स्थिति में एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। दूसरी बात ए सदिश और बी सदिश इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, हम लोग देखिए स्टूडेंट यहां पे हम लोग, ये हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्स एक्स की दिशा में जो इकाई सदिश है वो आई कैप, वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश जो है जे कैप और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश के कैप होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए यहां पर अगर हम जब हम आई कैप डॉट जे कैप करेंगे, आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो देखिए आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो उस स्थिति में आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू इसके अनुसार कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई कैप और जे कैप क्या है, इकाई सदिश है, तो इन दोनों का वैल्यू तो 0 नहीं है ना, क्योंकि इनका एक एक है, ठीक है। एंगल कितना है बीच का, बोला सर 90, तो कोस 90 का मान 0, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप कितना, 0। दूसरी बात जे कैप डॉट के कैप अगर हम करें, ठीक है, तो जे कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना, 90, तो इनका वैल्यू भी 0। नेक्स्ट देखिए अगर हम के कैप डॉट जे कैप करें, ठीक है, यानी के कैप और सॉरी के कैप जे कैप तो हो चुका। अगर हम के कैप और आई कैप के बीच का यानी जेड एक्स और एक्स एक्स के बीच का कोण कितना होता है, 90, तो उसका वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। फिर से समझ लीजिए एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का कोण 90 डिग्री, वाई एक्स और जेड एक्स के बीच का कोण 90 डिग्री और जेड एक्स और एक्स एक्स के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए आई कैप डॉट जे कैप
ये 0 होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 होते ही 0 हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। और जे कैप डॉट के कैप ये भी हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच थीटा कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए इस रूल के अनुसार ये 0 हो जाएगा। जे कैप सॉरी के कैप और आई कैप के बीच का कोण भी कितना है, 90 डिग्री, इसलिए के डॉट आई ये भी 0 होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट बिंदु की तरफ जो हमारा बेसिक का है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम लोग जो है पॉइंट नंबर 5, अभी हमने पढ़ा कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो थीटा है, दो सदिशों के बीच का कोण, इसका मान जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से छोटा सॉरी 0 से बड़ा और 0 के बराबर, पाई से छोटा और पाई के बराबर होता है। तो अब आप में से बहुत से लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर इसका मान जो है पाई से बड़ा क्यों नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी दो सदिश हमारे पास जो है, ये हमने ए लिया था, एक ए सदिश और दूसरा हमने बी सदिश, ठीक है। जब भी इनका मान जो है, ये जो है एंगल पाई से बड़ा होगा, ठीक है, 180 से बड़ा, तो उस स्थिति में जरूरी थोड़ी है दो सदिशों के बीच का कोण हम ये ले, हम लोग ये भी तो ले सकते हैं, इसको भी तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये 180 से बड़ा हो रहा है इधर वाला कोण, तो उस स्थिति में ये भी तो दो सदिशों के बीच का कोण है, तो हम इसको भी तो ले सकते हैं। तो उस स्थिति में ये 180 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है दो सदिशों के बीच का अधिकतम कोण जो है वो पाई के बराबर या पाई से छोटा ही काउंट करते हैं। ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर हम अब पढ़ते हैं कि भाई अगर थीटा जो है, थीटा 0 हो, थीटा कितना ले लें, 0, थीटा का वैल्यू हम लोग कितना ले लें, 0 ले लें। तो देखिए यहां से तो ए सदिश डॉट बी सदिश, ये क्या हो जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस 0, और कोस 0 का मान आपको पता है कितना होता है, 1। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशिष्ट स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि जब भाई थीटा क्या हो, 0 हो, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, और ये दोनों सदिश क्या हो, अगर हम उस स्थिति में अगर हम दो सेम सदिश का डॉट कराएं, दो सेम सदिश का डॉट कराएं, तो कैसे लिखेंगे, ए सदिश का परिमाण और ये भी ए सदिश का परिमाण, ऐसे ही लिखेंगे, और कोस 0 डिग्री। तो उस स्थिति में ये हो जाएगा हमारे पास ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो गया ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर ए सदिश के परिमाण का वर्ग। तो ये आपको बिल्कुल, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, हम लोग इसको काफी जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लियर होनी चाहिए स्थिति, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जो है अगर थीटा जो है हमारा, थीटा जो है हमारा वो 0 न होकर पाई हो, कितना हो, पाई हो, 0 ना हो के कितना हो, थीटा पाई हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, उस स्थिति में ए सदिश डॉट बी सदिश, यहां से हम देख रहे हैं
ए का परिमाण बी का परिमाण कोस पाई, कितना? कोस पाई। अब कोस पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? आप कहेंगे सर -1 होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस पाई की जगह हमने कितना -1, तो ये हमारे पास हो गया ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। ये स्थिति हमें प्राप्त होगी, लेकिन इसमें भी हम लोग स्पेशल केस ले लेते हैं, ठीक है? इसमें भी हम लोग क्या ले लें? स्पेशल केस ले लें। केस जब हमारे पास थीटा क्या हो बेटा? थीटा क्या हो? पाई हो। थीटा क्या हो? पाई हो। और दोनों जो सदिश हैं वो समान परिमाण के हों। उस स्थिति में अगर हम ए सदिश डॉट ए सदिश निकालेंगे तो ए का परिमाण और यहां पे कितना लिखेंगे? -1। तो ए सदिश डॉट ए सदिश इजिकल टू हो जाएगा माइनस ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है? हो सकता है ये बातें आपको नहीं समझ में आई हो। मैं इस 6 नंबर का स्केच बना देता हूं। कितने नंबर का? 6 नंबर का स्केच में बना रहा हूं। यहां मैं स्केच बना देता हूं दोनों कंडीशन के, 6 और 7 यहां बना देते हैं। डायग्राम बना देता हूं 6 नंबर का कि भाई थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो ए सदिश है बिल्कुल, और ये हमारा जो क्या था? बी सदिश था। ये हमारा बी सदिश है, ठीक है? जब हम थीटा 0 कर दें, थीटा कितना कर दें? जब थीटा 0 हो, थीटा बराबर क्या कर दें भाई? 0 कर दें, तो देखिए दोनों सदिश जो होंगे वो इस प्रकार हो जाएंगे कि भाई ये जो सदिश है यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों सदिश क्या हो जाएंगे? ये भी इस साइड और ये भी इस साइड, यही जो है ए सदिश हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा? बी सदिश। यानी दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन यानी कहने का मतलब है इस सदिश को मैं यहां लेके आता हूं तो थीटा 0 हो गया, लेकिन अगर मैं इस सदिश को यहां से पकड़ के इस साइड लाता हूं, देखिए इस सदिश को मैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं। अगर मैं इस सदिश को ऐसे पकड़ के इस साइड लेके आ जाता हूं, यानी ये मेरा ए सदिश है और इसको मैं ऐसे घुमा के इस साइड ले आता हूं, यानी ऐसे बना देता हूं, यानी ये मेरा बी सदिश है। तो उस स्थिति में ये जो थीटा है वो मेरे पास कितना हो गया? पाई हो गया। थीटा कितना हो गया? पाई। तो भाई साहब ये समांतर तो है, लेकिन किसमें? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। जब थीटा 0 है तो दोनों सदिश क्या है? समांतर है, लेकिन सेम दिशा में, हैं। तो भाई साहब ये थीटा 0 होने का मतलब है दोनों सदिश समांतर की कंडीशन है। किसकी है भैया? दो सदिश समांतर हैं, तब की दिशा वह समान दिशा में है, ठीक है? वह दिशा समान दिशा लिख लेते हैं, समान दिशा। थीटा 0 है, इसका मतलब यह है कि दोनों समांतर है, वह दिशा क्या है? समान है। थीटा पाई है,
विपरीत दिशा में समांतर होंगे, विपरीत दिशा व समांतर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इससे आगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई देखिए अर्थ नंबर सिचुएशन। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोगों ने लिखा है कि सेम को सेम से डॉट करेंगे, ठीक है, तो हमें उसके परिमाण का वर्ग प्राप्त होगा। तो हम लोग, आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जो है ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स है। एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई एक्स की दिशा में जे कैप और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश के कैप होता है। तो इस नियम के अनुसार देखिए, जब स्टूडेंट हम लोग आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? आई कैप के परिमाण का स्क्वायर, और आई कैप क्या है? इकाई सदिश, तो उसका परिमाण कितना है? 1, तो 1 का वर्ग 1, ठीक है। इसी प्रकार जब हम जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जे कैप के परिमाण का वर्ग, और जे कैप का मान कितना होता है? 1, 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप, तो ये क्या हो जाएगा? के कैप के परिमाण का वर्ग, और के कैप कितना होता है? के कैप का मान कितना है? 1, तो उसका वर्ग 1 ही होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट ये। इसके अलावा ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको लिखते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो दो सदिशों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर, यहां से इसको इसके नीचे लेके आइए, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे दो सदिशों के बीच का कोण। और लास्ट देखिए 10 कि भाई डॉट प्रोडक्ट, क्रम विनिमयता का एक नियम है, क्रम विनिमय में नियम। देखिए स्टूडेंट, जब आप ए सदिश डॉट बी सदिश करेंगे तो आपको प्राप्त होता है, देखिए ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है। दूसरा जो है, अगर आप बी डॉट ए सदिश करें तो आप कैसे लिखेंगे? बी का परिमाण ए का परिमाण और कोस थीटा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, ठीक है, यहां दोनों सदिश जब हम ए डॉट बी कर रहे हैं और जब हम बी डॉट ए कर रहे हैं तो उस स्थिति में थीटा दोनों में समान होना चाहिए, क्योंकि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। तो जब थीटा समान हो तो कोस थीटा, जब मान लेते हैं यहां पे, देखिए समझने के लिए कि मान लीजिए थीटा कितना है, हमारे पास थीटा है दोनों स्थितियों में 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री मान लेते हैं। तो कोस 30 और कोस 30 दोनों जगह कोस 30 यानी समान मान आएगा। ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश का जब हम परिमाण करेंगे तो यहां पे कोई अक्षर प्राप्त होगा?
और यहां पे भी कोई अचर प्राप्त होगा। मान दोनों स्थिति में सेम रहने, फिर बी सदिश का परिमाण और यहां पे बी सदिश का परिमाण, तो ऑल ओवर जो फाइनल जो रिजल्ट है वो दोनों में क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। इसलिए जो है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है किसके, बी सदिश डॉट ए सदिश के, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए बेसिक के अंदर। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 11 नंबर। स्टूडेंट अगर हमारे पास दो सदिश है, मान लेते हैं एक सदिश हमारे पास ए सदिश है और दूसरा बी सदिश है। अगर हम इनका योगफल करें, योगफल करें पहले, तो हमारा जो योगफल आएगा दोनों सदिशों का वो आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का योगफल जो है हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोनों सदिशों का योगफल हमारे पास आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। अब अगर हम एक अन्य सदिश मान लेते हैं जो हमारे पास है सी, एक अन्य सदिश है सी सदिश, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराएं, तो सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश। तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमें किस प्राप्त होगा, पहले इसके साथ डॉट होगा सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश। ये आपको पता होना चाहिए, वितरकता का नियम है। ठीक है भाई, क्लियर, वितरण नियम इसको बोलेंगे हम लोग, योगफल में वितरण नियम, योग फल में वितरण नियम। यानी हम लोगों ने क्या किया कि भाई पहले इन दोनों सदिशों का योगफल किया, ठीक है, फिर इन दोनों का जो योगफल आया उसका डॉट प्रोडक्ट कराया इसके साथ। ठीक है, तो किस प्रकार से सोल्व होगा, इस प्रकार से। एक और देखिए आप लोग, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये दो ए सदिश डॉट बी सदिश, ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। इसको मैं, आपको पता है, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, इसको मैं बी सदिश डॉट ए सदिश भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि सदिश, जब हम सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में जो है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है भाई, और मैं इनको किसी अचर से गुना कर दूं, और अचर मान लीजिए मेरे पास क्या है, लैम्डा है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं कर दूं लैम्डा से गुना, यानी मेरे पास दो सदिश किसके अंदर है, मेरे पास दो सदिश डॉट प्रोडक्ट में है, और मैं उनको किसी अचर से गुना कर दूं तो क्या होगा, ये हमें देखना है। तो देखते हैं, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट, लैम्डा ए सदिश डॉट बी सदिश, ऐसे भी, या बी सदिश डॉट लैम्डा ए सदिश। ठीक है, और मैं इसको इसके साथ भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, लैम्डा बी सदिश डॉट ए सदिश। कहने का मतलब क्या है वो देख लीजिए कि भाई लैम्डा को मैं बी के साथ भी गुना कर सकता हूं, या लैम्डा को मैं ए के साथ भी गुना कर सकता हूं, जैसा मुझे जरूरी हो। फिर मैं डॉट कर सकता हूं, फिर मैं डॉट कर सकता हूं, यानी डॉट प्रोडक्ट इनका बाद में मैं कर सकता हूं। तो ये था। इसके अलावा एक चीज और हमें पढ़नी है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं
नेक्स्ट एक चीज और हम पढ़ लेते हैं यहां पे 13 नंबर। मान लेते हैं मेरे पास ए सदिश जो है वो है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप है, और बी सदिश जो है वो मेरे पास है B1 आई कैप, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप है। अब मुझे इनका कराना है डॉट प्रोडक्ट, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए सदिश डॉट बी सदिश। ए सदिश का मान A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप डॉट बी सदिश का मान B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ए सदिश डॉट बी सदिश। सबसे पहले A1 इसका इस पूरे के साथ आप डॉट करा दीजिए। तो A1 को किससे, इससे गुना करेंगे तो सॉरी, तो क्या लिखेंगे A1 B1 आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, फिर A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। दूसरा देखिए A1 B3 आई कैप डॉट के कैप। ठीक है स्टूडेंट, प्लस आगे देखिए A2 B1 और जे कैप डॉट आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप, A2 B3 जे कैप डॉट के कैप प्लस A3 B1 के कैप डॉट आई कैप प्लस A3 B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप। इतना लंबा चौड़ा होगा, लेकिन परीक्षा में आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा देखिए, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था स्टूडेंट, पहली बात आई कैप डॉट आई कैप, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कितना होगा इसका वैल्यू 1 होगा, यानी इसका मान जो है वो 1 होगा। आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, तो इसलिए ये जो है ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। आई कैप डॉट के कैप, अब देखिए आई कैप डॉट के कैप, इसके बीच का कोण भी 90 होगा। दूसरी बात, एक चीज यहां पे मैं और लिख देता हूं स्टूडेंट, आप आई कैप डॉट के कैप लिखो या के कैप डॉट आई कैप लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन होता है डॉट पे। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, ठीक, जे कैप डॉट आई कैप, अब यहां पे आया जे कैप डॉट आई कैप, तो ठीक है जे कैप डॉट आई कैप, तो आप जे कैप डॉट आई कैप लिखो या आई कैप डॉट जे कैप लिखो, एक ही बात है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण। जे कैप डॉट जे कैप 1 आएगा, जे कैप डॉट के कैप
अब देखिए स्टूडेंट, आप जे कैप डॉट के कैप लिखो या के कैप डॉट जे कैप लिखो, ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा था कि भाई डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। ठीक है, जब भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। दूसरी बात, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना एक होगा। जे कैप डॉट जे कैप कितना एक, और के कैप डॉट के कैप ये कितना एक, और इन सब का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। उन सब का रिजल्ट कितना आना है भाई, 0 आना है, बिल्कुल 0 आना है इनका रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, लंबवत है, और इनका जो है रिजल्ट कितना आना है, 1 आना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से फिर ए सदिश डॉट बी सदिश, रिजल्ट क्या आ गया, यहां से देखिए A1 B1, एक तो ये बचा, ये 0 ये 0 ये 0, ये देखिए A2 B2, ये 1 ये 0 0 0 ये 1, A3 B3। यानी जब भी आपको दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आप बिल्कुल ज्यादा कुछ ना करें, आई वाले को आई कैफ वाले को आई कैफ वाले से मल्टीप्लाई कर दें, जे कैफ वाले को जे कैफ वाले से, और के कैफ वाले को के कैफ वाले से मल्टीप्लाई कर दें, बस आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। कारण कि बाकी सारे जो रिमेनिंग है पोर्शन है वो 0 होने हैं, रीजन आपके सामने मेंशन है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ स्टूडेंट। ये इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको आप 2 बार अच्छे से रिवाइज कर ले। आपकी जो पूरी चैप्टर है वो उसके जो मोस्टली एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं वो इजीली बन जाएंगे, कहीं आपके कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है 25-30 मिनट का वो आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसका एग्जाम्पल है जो हमें दे रखा है, काफी इजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, इनके परिमाण हमें दे रखे हैं 1 और 2। ठीक है, तो जो दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। 13 ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण ये हमें दे रखा है 1 और 2, और ए सदिश डॉट बी सदिश ये 1 दे रखा है। इसका मान हमें 1 दे रखा है। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो बिल्कुल इजी। दो सदिशों के बीच के कोण का फॉर्मूला कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, तो वैल्यूज रख दीजिए। कोस थीटा ए सदिश डॉट बी सदिश कितना 1, ए सदिश का परिमाण 1 और बी सदिश का परिमाण 2। तो यहां से देखिए कोस थीटा बराबर 1/2। तो कोस में 1/2 मान जो है वो स्टूडेंट किसका होता है, देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, तो कोस के अंदर 1/2 कोस 60 का हो गया कोस थीटा। तो ये इसकी जगह लिख दीजिए कोस 60 और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है वो हमें 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम लोग जिसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके तरफ। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा जो है वो 5/3, तो भी एक ही बात है। देखिए नेक्स्ट
सदिश दे रखे ए सदिश और बी सदिश, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, हल 14। ए सदिश जो है और बी सदिश ये हमें दे रखे हैं। ए सदिश है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी सदिश है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो दो सदिशों के बीच का कोण कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखिए स्टूडेंट, अभी अभी हमने सीखा है कि आपको आई का सिर्फ आई के साथ डॉट करना है, तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। जे का जे के साथ कीजिए तो माइनस जे कैप डॉट जे कैप, और के कैप का के कैप के साथ तो माइनस के कैप डॉट के कैप। तो यहां से ए सदिश डॉट बी सदिश, ये एक, ये माइनस एक और ये माइनस का एक, ठीक है। तो यहां पे आपको प्राप्त हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल टू माइनस एक। कितना आ गया हमारा? माइनस एक आ गया स्टूडेंट। अब परिमाण निकाल लीजिए, ए सदिश का परिमाण निकालेंगे तो देखिए यहां से एक का वर्ग और माइनस एक का वर्ग, तो एक एक एक, ये आपका हो गया अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन। इसी प्रकार बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए, तो एक का वर्ग माइनस एक का वर्ग और एक का वर्ग, 1 प्लस 1 कितना भैया? अंडर रूट तीन। ठीक है, ये जितने भी मान हमारे पास अभी तक प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट, अगर इनको हम पुट कर दें तो थीटा हमारा तो जितने भी मान हमें दे रखे हैं उनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। देखिए कोस थीटा इजिकल्स टू ये कितना? माइनस एक और नीचे अंडर रूट तीन, दोनों की वैल्यू पुट करी तो ये हो गया माइनस एक बट्टे तीन। तो कोस थीटा इजिकल्स टू माइनस एक बट्टा तीन, यहां से हो जाएगा थीटा इजिकल्स टू कोस इनवर्स माइनस एक बट्टा तीन। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें 15 नंबर का जो दे रखा है वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ए सदिश दे रखा है, लिख लेते हैं। बराबर 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है भाई, हमें बोला गया है दर्शाइए कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत हैं। दो सदिश लंबवत हैं, तो जब भी दो सदिश जो है लंबवत होते हैं तो हम उनका कौन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी उनको डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए, लंबवत है तो, है ना।
अगर दो सदिश आपस में क्या है, लंबवत है, और देख लेंगे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो बिल्कुल ये लंबवत है, अदरवाइज नहीं है। देखेंगे तो पहले देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने वितरण नियम पढ़ा ही था, तो इसको इसके साथ डॉट कर देंगे पहले, ए सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है। फिर इसका इसके साथ डॉट कर देंगे, बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश। तो देखिए ए सदिश डॉट ए सदिश यहां पे करेंगे तो माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस देखिए बी सदिश डॉट बी सदिश। क्लियर? आप लोग यहां पे लिखिए, चूंकि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है किसके, बी सदिश डॉट ए सदिश के, कारण कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम का पालन इसमें होता है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश। इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, ए सदिश डॉट बी सदिश, और यहां पे लिख दीजिए आप बी सदिश के परिमाण का वर्ग। ये कैंसिल, तो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर माइनस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग जो ए सदिश है उसका परिमाण निकाल लीजिए। तो ए सदिश का परिमाण निकालते हैं हम लोग। पहले तो 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग स्टूडेंट 25, 1 का 1, 3 का 9, 9 और 1 10, 25 और 10 35। इसका वर्ग कर दीजिए क्योंकि आपको वर्ग की आवश्यकता रहेगी। तो ये आ गया 35, ठीक है। अब आप बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए जो आपको दे रखा है। तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग। तो यहां से बी सदिश का परिमाण आपके पास आ रहा है 1, 9, 25, या बी सदिश का जो परिमाण है वो आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 35। तो बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर 35। अब यहां से देखिए, अतः इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर 35 और बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर 35। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, बराबर 0। अतः ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर 0 है, हाँ या ना। अतः ए सदिश प्लस बी सदिश लंबवत है ए सदिश माइनस बी सदिश, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें कैसा प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल नंबर 17 स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो प्रक्षेप
प्रक्षेप के थ्योरी पे आधारित है, तो जब हम प्रक्षेप का थ्योरी पढ़ेंगे उसी के साथ उसको बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो हल 17। क्यों बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने मिस कर दिया? मिस नहीं किया हमने। जब हम प्रक्षेप वाला टॉपिक पढ़ाएंगे उसी के साथ उसको सोल्व करेंगे थ्योरी के साथ, ठीक है। यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश का परिमाण 2, बी सदिश का परिमाण 3, ए सदिश का परिमाण 2 और बी सदिश का परिमाण 3 है, ए सदिश डॉट बी सदिश ये आपको दे रखा है 4, तो ए सदिश माइनस बी सदिश इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे यार ऐसे कैसे होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है यहीं पे, क्योंकि ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर होता है ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। तो जब इससे ये हो सकता है तो इससे ये भी तो हो सकता है। बोलो सर बिल्कुल हो सकता है। तो हम जो सदिश, जिस सदिश का परिमाण हमें दो सदिशों के अंतर का परिमाण दे रखा है उसका हम वर्क कर देंगे, उसका हम क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका हम वर्क कर दिया, हमने वर्क कर दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है। आगे देखिए इसका इसके साथ डॉट होगा तो ए सदिश डॉट ए सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, इसका इसके साथ देखिए तो माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश, माइनस रो माइनस प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश। ए सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है। इसको हम ए सदिश डॉट बी सदिश लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डॉट के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ठीक है स्टूडेंट। बी डॉट ए को ए डॉट बी इसलिए लिखा क्योंकि डॉट के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो ए सदिश के परिमाण का वर्ग ये हो गया माइनस 2 ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है यहां पुट कर दो, तो ये हो गया ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। इसका मान आपको दे रखा है 2, तो 2 का वर्ग माइनस 2 ए डॉट बी कितना दे रखा है 4 प्लस बी सदिश का परिमाण 3, तो 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, ये हो गया माइनस 8, 3 का 9, 9 और 4 13 माइनस 8 ये 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण का वर्ग आपके पास 5 आया, दोनों और वर्गमूल ले लो। तो ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण आपके पास आ गया √5, कितना आ गया √5, ये हमारे पास इसका आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ इसमें हमने पहले जो हमें दे रखा है ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, इसका हमने वर्क कर लिया, क्योंकि हमें एकमात्र ये प्रॉपर्टी पता है कि सेम सदिश को सेम सदिश से मल्टीप्लाई करने पर उसके परिमाण का वर्ग होता है। तो सबसे पहले हमने वर्क कर लिया और वर्ग होते ही इनका आपस में डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का है क्वेश्चन, तो बनाते हैं इसको। देखिए यहां पे बोला गया ए सदिश एक मात्रक सदिश है। हल 18, ए सदिश एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब जो है ए सदिश का परिमाण जो है वो 1 होगा।
एक सदिश का ए सदिश का परिमाण कितना होगा? एक, क्योंकि मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण सदैव एक होगा। ठीक है भाई, पहली बात तो ये हमें दिया है, यहां लिख दीजिए दिया है, ये हमें दिया है। अब देखिए एक्स सदिश माइनस ए सदिश डॉट एक्स सदिश प्लस ए सदिश बराबर 8, बराबर कितना है? 8 है। तो सोल्व कीजिए, तो एक्स सदिश डॉट एक्स सदिश प्लस एक्स सदिश डॉट ए सदिश, इसको कीजिए माइनस ए सदिश डॉट एक्स सदिश माइनस ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 8। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग। देखिए स्टूडेंट, एक्स सदिश डॉट ए सदिश, इसको पलट दीजिए क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। एक्स सदिश डॉट ए सदिश, और इसको लिख दीजिए आप ए सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर 8। ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस ए सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर 8। ए सदिश का परिमाण 1 होगा क्योंकि वह इकाई सदिश है। क्या है? इकाई सदिश। तो एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग और 1 का वर्ग 1 ही होगा, 8। ठीक है, 1 बराबर 8। इस 1 को उस साइड ले जाओ, तो एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर 8 प्लस 1, एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर 9। ठीक है, दोनों और वर्गमूल ले लो आप। तो ठीक, तो एक्स सदिश का परिमाण 3, एक्स सदिश का परिमाण 3 आ जाएगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर माइनस वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस 3 होना चाहिए था, माइनस 3 क्यों नहीं हुआ? देखिए परिमाण है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि x का परिमाण दे रखा है तो नेगेटिव मान आना संभव नहीं है। देन ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। बिल्कुल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सदैव एक एल समीका दे रखी है, हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है भाई, करते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हल 19, ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण छोटा और बराबर होता है ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण के। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए सदिश डॉट बी सदिश, ये होता है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण कोस थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोस थीटा जो है उसका मान -1 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको हम कि ये होता है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, इस साइड परिमाण ले रखा है तो हम पूरे में परिमाण ले लेते हैं। तो ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण, और इधर भी हम क्या ले लेते हैं? परिमाण। तो ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा, इन सभी का परिमाण हमने ले लिया। ठीक है भाई, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण बराबर होगा ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा का परिमाण, कोस थीटा का परिमाण। तो देखिए स्टूडेंट, कोस थीटा का परिमाण लेने का मतलब क्या है
कोस थीटा का परिमाण लेने का मतलब यह है कि उसका जो मान है अब 1 से छोटा या 1 के बराबर ही होगा। जब हम परिमाण लेंगे तो ये जो इसका कोस थीटा का जब हम परिमाण लेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो कैसी कन्वर्ट हो जाएगी भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, यानी इसका जो नेगेटिव मान होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस जब कोस थीटा का जो परिमाण है वो सदैव या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम कोस थीटा का परिमाण का मान ये यहां पुट कर दें तो, या ऐसे लिख लीजिए इसको, पहले इसको लिख लीजिए, ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको यहां लेके आ जाइए। ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण बराबर कोस थीटा का परिमाण, कोस थीटा का परिमाण। अब देखिए कोस थीटा का परिमाण, इसका मान यहां पुट कर दीजिए आप, तो देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश, इसका परिमाण बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, तो इसका मान कितना है, ये हमने पुट कर दिया भाई, बिल्कुल क्लियर। सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण छोटा एवं बराबर होगा, ठीक है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, यही प्रूव करना है हमें, और ये आपको पता भी होना चाहिए। काफी जगह हम लोग इसको काम लेंगे, इससे आगे वाला जो प्रूव है उसी में हम अभी लगा कंटिन्यू इसको काम लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। फिर से देख लीजिए, हमने पढ़ा है कि ए सदिश डॉट बी सदिश, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है, हमने पूरे में परिमाण ले लिया दोनों साइड, ठीक, तो ये पहले से परिमाण में था, ये परिमाण में था, परिमाण का परिमाण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव मान पहले से पॉजिटिव है, उसका फिर परिमाण ले लो तो पॉजिटिव ही रहना भाई, नेगेटिव तो जाना नहीं है, ठीक है। तो कोस थीटा का परिमाण ले लिया, तो कोस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर या -1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। परिमाण लेते ही ये हो जाएगा कि इसके जो नेगेटिव मान है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, यानी कोस थीटा का मान जो है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा, इस तरीके से व्यवहार में आएगा परिमाण लेने पर। तो ये मान जो है हमने यहां पुट कर दिया, तो इक्वलिटी की जगह एसएमई आ गई, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहां पे किया स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। दो सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सदैव हमें प्रूव जो करना है, हल जो है 20, हल 20, हमें प्रूव करना है कि ए सदिश प्लस बी सदिश के लिए ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम त्रिभुज एसमिका भी बोलते हैं। बोले सर क्यों, तो वो हम बता देंगे आपको कि भाई त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव बड़ा या बराबर होता है तीसरी भुजा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से, ठीक है भाई, क्लियर। बोले सर नहीं समझ में आया, आ जाएगा बिल्कुल, अभी आपको हम बना के दिखाते हैं कि भाई ये हमारा ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है, ठीक है। डायरेक्शन भी बना देते हैं। तो तीसरी भुजा देखिए, तीसरी भुजा क्या होगी, बोलो सर तीसरी भुजा जो होगी वो होगी ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है। अगर हम इसको ए पॉइंट दे दें, इसको बी पॉइंट दे दें और इसको सी पॉइंट दे दें, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए बी सदिश का परिमाण बराबर सदिश ए का परिमाण, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। फिर
BC सदिश का परिमाण, तो आप लिखेंगे सर B सदिश का परिमाण। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, या फिर और AC का क्या लिखेंगे आप, AC सदिश का परिमाण बराबर क्या होगा, आप लिखेंगे A सदिश प्लस B सदिश का परिमाण। ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सर यही लिखेंगे। तो हमें ये कह रहा है कि भाई ये जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, ठीक है, उसका परिमाण इन दो भुजाओं के योग के बराबर या उससे कम होगा। यानी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होता है, अधिक या बराबर होता है। अब भाई यहां पे फिर एक लफड़ा है। बोला सर वो क्या है, वो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 7 में एक प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में अधिक होता है तीसरी भुजा से अधिक, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि A सदिश प्लस B सदिश का परिमाण छोटा होगा किससे, A सदिश के परिमाण प्लस B सदिश के परिमाण से। ठीक है, अभी हमने प्रूफ शुरू नहीं किया, हम पहले बेसिक ही पढ़ रहे हैं कि भाई त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। लेकिन यहां पे लिखा है बराबर भी होता है। भाई अधिक होता है ये तो समझ आता है, अब बराबर, जब बराबर होगा, बराबर वाली स्थिति क्या है, बोले सर वो बराबर वाली स्थिति क्या है। बराबर वाली स्थिति ये स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि अगर ये मेरा जब भी बराबर होगा, A ये B और ये C है, ये अपना A सदिश, ये B सदिश। ठीक है, बराबर की स्थिति ये होती है कि AB सदिश का परिमाण प्लस BC सदिश का परिमाण बराबर है AC सदिश के परिमाण के। तो इसको हम बोल सकते हैं A सदिश का परिमाण प्लस B सदिश का परिमाण बराबर है A सदिश प्लस B सदिश के परिमाण के। बोलो सर ये हमारे नहीं समझ में आया, बिल्कुल अभी आपके समझ में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी कंसेप्ट पे आधारित है, कंटिन्यू ऑर्डर में, कि भाई जब भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में त्रिभुज की सभी भुजाओं के बीच के कोण जो है वो 0 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, बोल 0। तो बोलो सर फिर तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, त्रिभुज तो नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिभुज तो नहीं बनेगा, यानी सरेख हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब इसको यहां से अगर हम पकड़ के यहां नीचे खींच दें, ठीक है, तो जब भी त्रिभुज की सभी जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी ये संभव है भाई। ठीक, ये स्थिति समय, तो बोला सर फिर तो वो सरेख की स्थिति कहलाएगी। बिल्कुल सरेख की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, यही स्थिति में इक्वल हो सकता है। ठीक, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर स्थिति इसी स्थिति में होगा, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव अधिक होगा तीसरी भुजा से। ठीक है, और इक्वल इस स्थिति में होगा। ठीक, दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। ठीक, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होगा, देन वो सरेख की स्थिति कहलाएगी। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये किसकी स्थिति है, ये सरेख की। ये किसकी है भैया, सरेख की स्थिति है, स्थिति। अब बच्चे कहेंगे सर त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा। तो भाई त्रिभुज तो नहीं बन रहा, लेकिन ये सरेख वाली स्थिति है। बराबर कब होगा इसका हमने स्टडी किया है। तो देखते हैं, अब इसको प्रूव करना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से सिद्ध होगा। सबसे पहले ये जो दे रखा है हमें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS, A सदिश प्लस B सदिश, ये हमें दे रखा है। इसका वर्ग कर दीजिए, यहां लिख दीजिए वर्ग करने पर वर्ग
करने पर, तो a सदिश प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग, तो वर्ग कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं a सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश। यहां लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए, चूंकि a सदिश के परिमाण का वर्ग ये बराबर होता है a सदिश डॉट a सदिश के, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए a सदिश डॉट a सदिश प्लस a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश डॉट b सदिश। तो ये हो गया a सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो गया a सदिश डॉट b सदिश। इसको आप क्रम विनिमय नियम का पालन होता है तो a सदिश डॉट b सदिश लिख सकते हैं, और इसको आपने लिख दिया b सदिश के परिमाण का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया a सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो गया 2a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश के परिमाण का स्क्वायर। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको कि भाई जो x सदिश है, अपने पास कोई सदिश है x मान लीजिए या a मान लीजिए, ठीक है, इसका जो परिमाण है, इसका जो परिमाण है वो या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। बोला सर ऐसे कैसे? भाई अगर मेरे पास x सदिश जो है वो पॉजिटिव है तो मैं उसका परिमाण लूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी उसके बराबर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास x सदिश का मान नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो जब मैं उसका परिमाण करूंगा तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उस स्थिति में उसका मान x सदिश के परिमाण का मान x सदिश से बड़ा हो जाएगा। फिर समझिए, अगर मेरे पास x सदिश जो है वो धनात्मक है तो जब मैं उसका परिमाण लूंगा तो वो उसके इक्वल ही रहना है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास x सदिश ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है, तो जब मैं उसका परिमाण लूंगा तो x सदिश का परिमाण x सदिश से बड़ा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? बोला ठीक है। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे a सदिश डॉट b सदिश, तो यहां पे हम लिख देंगे उसी प्रॉपर्टी से a सदिश डॉट b सदिश, इसका जो परिमाण हम लिखेंगे a सदिश डॉट b सदिश, तो वो क्या बड़ा और बराबर होगा इससे। नहीं समझ में आया कि भाई a डॉट b का परिमाण बड़ा होगा एवं बराबर हो सकता है किससे? a डॉट b से। अभी हमने बताया। बोला सर और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि भाई x सदिश का मान अगर मेरे पास मान लीजिए ऋणात्मक है, कैसा है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक, और मैं अगर उस स्थिति में x सदिश का परिमाण लूं, ठीक है, तो वो कैसा आएगा? धनात्मक। कैसा आ जाएगा? धनात्मक। तो उस स्थिति में x सदिश छोटा हो जाएगा किससे? x सदिश के परिमाण से, x सदिश के परिमाण से। लेकिन अगर x सदिश मेरे पास पहले से क्या है? x सदिश पहले से मेरे पास क्या है? धनात्मक। और मैं x सदिश का परिमाण लूं तो वो क्या रहने वाला है? धनात्मक ही रहने वाला है, हाँ या ना? तो उस स्थिति में x सदिश बराबर होगा किसके? x सदिश के परिमाण के। तो ऑल ओवर यहां इन दोनों से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि x सदिश का परिमाण x सदिश से x सदिश का परिमाण बड़ा एवं बराबर होता है, ठीक है। उसके आधार पे देखिए, अब मैं जब यहां पे परिमाण लिखूंगा तो ये जो मेरे पास जो पूरा मान है ये पहले से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जो पहले इसका मान है उससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बड़ा और बराबर a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 a सदिश का परिमाण डॉट
बी ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इससे लास्ट वाले एग्जांपल में हम 19 नंबर में हमने अभी प्रूव किया है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण है ना, वो छोटा और बराबर होता है किससे, ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण। अभी अभी हमने प्रूव किया है 19 नंबर में ही। तो जब हम इसकी जगह हम लोग एक बात और लिखेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है। जब हम इसकी जगह ये बात लिखेंगे ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू और अधिक बड़ी हो जाएगी। बोला सर वो कैसे हो गई ऐसे? अरे भैया वो ऐसे हो गई कि यहां पे देखिए ए डॉट बी का परिमाण छोटा होता है ए के परिमाण और बी के परिमाण से, तो भाई ये यहां पे जो इस मान से ये अधिक बड़ा है, ये तो चलो बराबर रहे, ये भी बराबर रहे, इससे ये अधिक हुआ तो और अधिक बड़ी हो गई। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? बोला सर इसको हम लिख सकते हैं, इसमें आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका का। तो आप लिख सकते हैं ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश के परिमाण इसका स्क्वायर। यस या नो? बोला सर बिल्कुल। और इस साइड जो है हम लोग हमारे पास क्या है, ये वाला पक्ष है, तो ये पक्ष तो हमारा चलते ही आ रहा है, तो इस साइड हमारे पास है क्या, ए सदिश प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग है। तो दोनों और वर्गमूल ले लो, दोनों और वर्गमूल लेने पर तो ले लीजिए वर्गमूल। तो देन आपका रिजल्ट जो आएगा वो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा वो लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण छोटा एवं बराबर होता है किसके, ए सदिश के परिमाण प्लस बी सदिश के परिमाण। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड इति सिद्धम यानी प्रूव हो गया भैया, ये यही तो प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। एक तो ये और एक ये कि भाई जो ए डॉट बी जो है वो छोटी और बराबर होगी किससे, ए डॉट बी के परिमाण से। बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए। और कारण क्या है वो हमने वहां पे मेंशन ही कर दिया, और इसका तो प्रूव भी किया है हमने क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक, तो कहीं कोई आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। सॉरी, इसका प्रूव नहीं किया हमने प्रूव इसका किया था यहाँ पे कि भाई ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण छोटा एवं बराबर होता है किसके, ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण। एक ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे, प्रूव में काम आएगी। इन प्रूव में से एक प्रूव जो है सिद्ध करना एग्जाम में आना निश्चित है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर रखें भाई। लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट बना लेते हैं इसको हम लोग, ताकि एग्जाम्पल्स में केवल एक ही एग्जाम्पल जो है प्रक्षेप से संबंधित हमारा शेष रहे। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी सरेख हैं। भाई 3 बिंदु दे रखे और 3 बिंदु सरेख की कंडीशन हमने पढ़ी ही है। हल कर लेते हैं इसको। हल 21 3 बिंदु हैं भाई। अभी अभी हमने आपको बताया था कि भाई ये एक पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, तीनों सरेख है। उस स्थिति में ए बी सदिश का परिमाण प्लस बी सी सदिश का परिमाण बराबर होगा किसके, ए सी सदिश के परिमाण के। यही सरेख की स्थिति है। ठीक है, तो आपको ए
के बिंदु दे रखे हैं, तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले एफ बी सदिश निकाल लीजिए आप। एफ बी सदिश कैसे निकलेगा? मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम निकालें तो ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो बी सदिश क्या है आपके पास? वही ओ बी सदिश होगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बी सदिश जो है वो लिख लीजिए आई कैप 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए सदिश माइनस 2 आई कैप कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो ए बी सदिश, ए बी सदिश देखिए ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए स्टूडेंट ए बी सदिश 3 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप। इसका परिमाण भी मैं यही निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए होगा ए बी सदिश का परिमाण। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी सदिश का परिमाण जो है वो मेरे पास आ गया स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, 1 और 4, तो ये हो गया √14। ठीक है भाई, अब आगे देखिए बीसी सदिश निकाल लीजिए। कौन सा सदिश? बीसी सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष लिख सकते हैं ओसी सदिश माइनस ओ बी सदिश। तो स्टूडेंट देखिए बीसी सदिश ओसी सदिश, जो सी सदिश है वही ओसी होगा, क्योंकि मूल बिंदु में से घटाने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 7 आई कैप माइनस के कैप, 7 आई कैप माइनस के कैप ओ बी, ये रहा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो बीसी सदिश बराबर 7 आई कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बीसी सदिश बराबर 7 आई कैप माइनस आई कैप 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप और के कैप का कितना माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो यहां से देखिए बीसी सदिश का परिमाण कितना 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो बीसी सदिश का परिमाण 6 का हो गया स्टूडेंट 36, 4 और ये 16 कितना 40, 56 अंडर में 56 अंडर में कितना हो गया 56। अब देखिए, अब आगे निकालते हैं भाई इसका नेक्स्ट जो है एसी सदिश। एसी सदिश, तो एसी सदिश स्टूडेंट जो अपना आएगा वो आएगा ओसी सदिश माइनस ओ ए सदिश। क्लियर? तो देन देखिए किस प्रकार से होगा एसी सदिश ओ ए ये रहा, तो -2 सॉरी ओसी, पहले सी का लिख लीजिए। तो ये रहा 7 आई कैप माइनस के कैप, ये ओसी हो गया। ओ ए ये लिख देते हैं -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। सोल्व कर लेते हैं एसी सदिश।
7 आई कैप माइनस के कैप प्लस 2 आई कैप, यानी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, सिंपल है ये तो एसी सदिश बराबर देखिए आई कैप का कितना 7 और 2 9 आई कैप माइनस 3 जे कैप और ये हो गया बेटा माइनस का 6 के कैप। आशा करते हैं इतना क्लियर है। अब इसका परिमाण निकालेंगे एसी सदिश का। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 9 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग। ठीक है भाई, तो ये हो गया स्टूडेंट अपना एसी सदिश का परिमाण। 9 का 81, 3 का 9, 6 का 36, 81 और 9 90, 90 3 126, अंडर रूट में कितना आ रहा है 126, अंडर रूट में कितना आ रहा है भाई, अंडर रूट में 126 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब आगे इसको बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये 56 है, इस 56 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 गुना 14, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अंडर रूट में 14 आ रहा है तो इसको हमने 4 इंटू 14 लिख दिया। तो ये स्टूडेंट मेरा हो गया 2√14। ठीक है, और इस 126 को हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 14, तो ये हो गया स्टूडेंट 3√14, 3√14। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आप फाइनली। तो ए बी सदिश कितना, ए बी सदिश आपका देखिए ये रहा ए बी सदिश √14, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √14, ये ए बी सदिश। बी सी सदिश वो आ गया आपका 2√14, 2√14, दोनों जुड़ के कितना हो रहा है 3√14, जो क्या है एसी है, हाँ या ना। ठीक है, इसमें वैल्यू हमने पुट की है। आप अब लिख सकते हो आप, अतः ए कोमा बी कोमा सी संरेख हैं। क्या है बालकों, संरेख हैं। ठीक है, और ये कंडीशन हमने उसमें बताई भी थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर तभी हो सकता है जब तीनों बिंदु संरेख हो, अर्थात त्रिभुज बने ही ना। ठीक है, और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमने प्रूव किया है। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल्स, सभी एग्जाम्पल्स हमने बना लिए, केवल एक एग्जाम्पल बचा है जो हम प्रक्षेप के साथ बनाने वाले हैं। सारे जो बेसिक है उसको एक बार फिर से आप लोग 1 बाय 1 देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।